हेलो सी नेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही खास है बिकॉज आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैसे पढ़े। सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि भाई यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये आपको पता है। नर्सिंग के लिए जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जिन जिन स्टेट्स में हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारे लिए पहले ही बहुत गर्व की बात है। लेकिन अब जानना ये भी ज़रूरी है बिकॉज आप लोग सी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी भी है कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को दूं, मेरे लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा होने वाला है। ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो अभी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सी नेट। तो आज के इस वीडियो को आप बोल सकते हैं ऑल अबाउट सी नेट। मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किन किन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। 2025 हमारा टारगेट है और 2025 में हमें सी नेट को करना है क्लियर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें सरकारी कॉलेज कितने हैं, ये जानना तो महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे पहले यही जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं हम और बाकी चीज़ें कि भाई कैसे कैसे चीज़ें हमें करनी हैं। अब देखिए, यूपी बीएससी नर्सिंग, अगर हमें उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करनी है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो भाई एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपका 12th होना चाहिए PCB से और मिनिमम 50%, ठीक है जी। आपके 50% है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो आप लोग 12th में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट से 50% से आप लोग पास हुए हैं तो ऑफकोर्स आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है सी नेट के फॉर्म की, जिसकी लास्ट डेट है बच्चों, जिसकी लास्ट डेट है बच्चों क्या है भाई, 26 अप्रैल, ठीक है। जिसकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल, ठीक है। जब तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो, ये ज़रूर ध्यान रहे कि भाई आप लोग अगर अभी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फॉर्म आप लोग अभी भरेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना आप लोग लेट करते जाएंगे उतना 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 जो वेबसाइट है वो थोड़ी बिजी होती चली जाएगी और लास्ट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बग रहता है। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के, और बहुत सारे वीडियोस हमने भी बनाए हैं कि हाउ टू फिल द फॉर्म करेक्टली, कैसे आप भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म फिल करें। एज की बात कर लेते हैं जी, तो एज आपकी होनी चाहिए 17 साल से कितनी, 35 साल, मतलब सन 1980 से अगर आपकी एज है 2008, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी इसके अंतराल में है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे 2009 ना हो, अगर 2009 की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। मिनिमम इसमें रखी है 17 साल, ठीक है, 17 ईयर्स। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ये वाला पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो देखिए कोई मजाक नहीं है, बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। तो हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से और अच्छे से आपने समझना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सी नेट गवर्नमेंट कॉलेज की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओल्ड कॉलेज कितने हैं जी, जो आपके पुराने कॉलेज हैं वो कितने हैं जी, वो हैं 23 कॉलेज। नए कॉलेज कितने हैं जी, 25 कॉलेज। और टोटल कॉलेज कितने हैं जी, 48 कॉलेज। अब आप बोलेंगे मैम क्या ये 48 कॉलेज रनिंग में है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो 23 ही कॉलेज का पता था। तो बेटा हाँ, अभी के टाइम पे रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स आपके कितने कॉलेज हैं बेटा रनिंग में, और रनिंग में आपके 23 ही कॉलेज हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनने बोला है कि भाई 25 कॉलेज नए बनने वाले हैं। अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि अब
आप लोगों के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप समझ सकते हैं अगर भाई 48 कॉलेज हो जाते हैं, 50 कॉलेज हो जाते हैं, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, मतलब आप सोच रहे हैं कि कितने कम मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना होगी। ठीक है, इस साल से था कि कम से कम इसमें से जैसे नए 25 कॉलेज बनने की संभावना थी कि 23 कॉलेज जो हैं वो इसी साल से वहाँ बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा फाइनल नोटिस हमारे पास नहीं आया है, क्या पता आने वाले समय में आ जाए। तो अभी आप लोग इन 23 कॉलेजों के लिए भी तैयारी करें। तो एक स्टेट में 23 सरकारी कॉलेज होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से भी टॉप मोस्ट जो है वो 9 कॉलेज हैं। 9 कॉलेज टॉप मोस्ट पे आते हैं और इन 9 कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया ना बेटा, सीधा फॉरेन में जॉब मिलेगी, सीधा 80,000 1 लाख की सैलरी से जॉब शुरू होगी। मतलब इतने बेहतरीन कॉलेज हैं। तो आप लोग इन 9 कॉलेज के लिए अगर टारगेट बना रहे हो तो 110% आप लोग कुछ अच्छा ही कर जाओगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके 9 कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले है, फिर कुछ नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो है 13,000। अब टोटल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं तो वो है 300 से ज़्यादा। कैसे? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस मिला के 300 से ज़्यादा कॉलेज हैं। एक और चीज़ ध्यान रखें कि बीएससी नर्सिंग में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं हो सकता है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। किसी डोनेशन से नहीं मिलेगा, किसी पैसे से नहीं मिलेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। ये आप लोग गांठ मार लो, ये आप लोग समझ लो। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जहां पे एडमिशन हो जाए विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। सी नेट का पेपर देना ही पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा एक अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छी स्कॉलरशिप के लिए, अच्छे करियर के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है भाई सबको? चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टॉप कॉलेजेस इन यूपी। अब भाई मैंने ये तो बता दिया कि 9 कॉलेजेस हैं, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि मैम वो 9 कॉलेजेस हैं कौन कौन से और वो है कहाँ कहाँ। हम उनको अगर सेलेक्ट करें तो कैसा, ऐसा क्या है उन कॉलेजेस में भाई कि इतने अच्छे कॉलेज हैं, इतने अच्छे कॉलेज हैं। तो देखो भाई, टॉप कॉलेजेस जो हैं यूपी में, ऑफकोर्स वो टॉप ही हैं बेटा। ये 9 कॉलेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि मैं इनकी तारीफ करती रहूँगी तब भी कम है। अब जैसे ये पहला ही कॉलेज ले लो आप, KGMU जो कि लखनऊ में है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, अपने आप में यूनिवर्सिटी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है ये कैंपस, इतना ज़बरदस्त बना हुआ है ना बेटा कि इसमें घूमने में ही आपको कई दिन लग जाएंगे। अगर इस कैंपस को ही घूमना चाहो तो कई दिन सिर्फ घूमने में लग जाएंगे। इतना ज़बरदस्त, इतना सुपर, इतना शानदार तो कैंपस बना हुआ है। और दूसरी बात, एम्स के बराबर बेटा जी, एम्स के बराबर यहाँ आपको जो फैसिलिटीज मिलेगी या फिर जो तैयारी ये लोग करवाते हैं वो एम्स के बराबर करवाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो मतलब इसकी जो पहुंच है, इसकी जो फैसिलिटीज हैं वो एम्स के बराबर हैं। लेकिन कट ऑफ ऑफकोर्स है कि बहुत ज़्यादा हाई जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई जाता है कट ऑफ। लेकिन यहाँ एडमिशन हो गया ना तो बल्ले ही बल्ले है। पहली बात, पहली प्रायोरिटी इसको रखो। दूसरी प्रायोरिटी है SGPGI जो कि लखनऊ में है। बेटा 3 गवर्नमेंट कॉलेज, 3 सरकारी कॉलेज लखनऊ में है और तीनों ही जबरदस्त हैं और टॉप 3 में आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, राजधानी में 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहला है KGMU, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। दूसरा है SGPGI, ये भी लखनऊ में है, ये भी आप अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। RML, ठीक है जी, ये भी लखनऊ में है। चौथे नंबर पे आ जाता है UPUMS जो कि इटावा में है बेटे। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है GIMS जो कि नोएडा में है। नेक्स्ट आ जाता है LLRM जो कि मेरठ में है। और ये सुन के हमें भी बहुत गर्व होता है क्योंकि हम भी मेरठ के निवासी है कि भैया मेरठ में भी इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज है कि बस नाम आ रहा है उसका टॉप 9 में, टॉप 10 में नाम आ रहा है तो क्या ही बात है फिर। ठीक है जी, चलिए, मतलब बल्कि बोल सकते हैं कि टॉप 5 में नाम है जी। टॉप 5 कॉलेजेस में नाम है यूपी के, मेरठ का। ठीक है, लाला लाजपत राय है ना मेडिकल कॉलेज, और बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आता है GSVM कानपुर में है। नेक्स्ट आता है MLB झांसी में है। और नेक्स्ट आता है जी SNMC आगरा में। ठीक है, तो ये कॉलेजेस हैं जिनको आप अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हो। इफ़ यू वांट तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद के लिए भी। ठीक है, देखिए हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं
देखो जिसके पास पैसा है वो तो नीट भी क्लियर कर लेगा, चलो फिर एमबीबीएस करने में भी भाई पैसा लगता है, वो भी कर लेगा, प्राइवेट से भी कर लेगा, फॉरेन से भी कर लेगा। लेकिन ये कोर्स ऐसा है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड इतनी होने वाली है, इतनी होने वाली है। कोविड के समय देखा आपने, डॉक्टर्स ने तो अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन जो मेन ड्यूटी निभाई वो नर्सिंग स्टाफ ने निभाई। मैं इनसे ज़्यादा डेडिकेशन, इनसे ज़्यादा मोटिवेशन किसी का नहीं मानती, क्योंकि पेशेंट के साथ जो 24 आवर्स रहे हैं वो पैरामेडिकल वाले और नर्सिंग वाले रहे हैं। इन्होंने इतना काम किया है, इतना ज़बरदस्त रोल प्ले किया है कि तब से सरकार को भी, तब से हमको भी, हर किसी को पता चल गया कि ये डिपार्टमेंट कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब देखिए 23 नए मेडिकल कॉलेज, जिनमें कि ये कहा जा रहा है कि एक नर्सिंग का बच्चा एमबीबीएस वाले के साथ प्रैक्टिस करेगा, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। ये जो सोच है कि आपके जो माइंडसेट है ना, कोर्स हम मान सकते हैं कि एमबीबीएस से थोड़ा छोटा कोर्स है, मान सकते हैं, लेकिन भाई जो माइंडसेट है वो तो उनके बराबर हो जाएगा। मतलब हम अपने घर में भी अगर कोई मेडिकल इशू हो रहा है तो तुरंत ऐसे चुटकियों में उसको संभाल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। हर घर में मेडिकल इश्यूज हैं, ठीक है, आने वाला समय तो और बेकार होने वाला है ना। आज के टाइम में हम लोग बीमारियों को ऐसे अपने साथ कैरी करते हैं, मेडिकेशन को ऐसे कैरी करते हैं जैसे पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब तो पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया भाई। तो मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग में अगर कोई है तो इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इनको हर फील्ड का ज्ञान है। इनकी इंटर्नशिप में इनको हर जगह ड्यूटी करवाई जाती है, हर सिचुएशन से ये लोग बिल्कुल एकदम ऐसा रहता है कि उसको तो काउंटर कर देंगे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है जी, चलो टॉपिक से नहीं भटकते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब ये कॉलेज क्यों बेहतरीन है भाई? कॉलेज तो और भी है, 14 कॉलेज और भी है सरकारी कॉलेज। ये बेहतरीन क्यों, ये इतने जबरदस्त क्यों? तो जो चीजें मैं अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो उनमें भी है, लेकिन इनको फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि होता है ना क्लास में, वैसे तो 15 बच्चों का ग्रुप है यार, 60 में से जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन टॉप 3 तो कोई होंगे ना, टॉप 5 तो कोई होंगे ना, टॉप 10 तो कोई होंगे ना। तो उनको कैसे निकाल रहे हैं हम? उनमें कुछ क्वालिटी एक्स्ट्रा होती है, इसलिए हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी बात है, सारे के सारे बहुत पुराने कॉलेज हैं, लगभग 30 साल पुराने, कोई 20 साल पुराना, कोई 25 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, इस तरीके से इतने पुराने कॉलेजेस हैं। ठीक है। जो बाकी अभी मैं 14 कॉलेजेस बताऊंगी आपको, वो थोड़े नए हैं, 5 साल पुराना, 6 साल पुराना, 7 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, ऐसे हैं। चलो अभी बात करते हैं कि ये स्पेशल क्यों है। क्योंकि इनके अंदर लैब है, इनकी खुद की, हॉस्पिटल खुद का है, बेस्ट फैकल्टी है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी, जहां नेशनल इंटरनेशनल दोनों बुक्स अवेलेबल हैं। ओल्ड कॉलेज है भाई, बहुत पुरानी संस्था है, और बेस्ट कैंपस है, क्योंकि कैंपस बेस्ट होना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इनके अंदर एमबीबी, ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस कोर्स भी हो रहा है, तो आपके जो फ्रेंड्स भी बनेंगे वो डॉक्टर होंगे। मतलब एक ओरा, एक सिस्टम यार, एक ओरा जो होता है ना कि माहौल, वो एकदम अलग वाला मिलेगा। उसका कंपैरिजन नहीं है, उसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जो माहौल मिलने वाला है ना इन कॉलेजेस के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। मैं ये नहीं कह रही जो बाकी के 14 कॉलेजेस हैं वो बेकार है, नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया क्लास स्टूडेंट का, वैसा होता है, उसी के आधार पे मैंने बताया। क्यों अलग है वो भी मैंने आपको बताया। चलिए जी, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिमेनिंग 14 कॉलेजेस। भाई इनके बारे में जानना जरूरी है, अगर इनके बारे में नहीं जाना तो कैसे चलेगा जी, है ना। तो अब जो ये रिमेनिंग 14 कॉलेजेस हैं बेटा, ये जान लेते हैं ये कौन कौन से शहर में है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से शहर में है। सबसे पहला जो है वो है गौतम बुद्ध नगर में, शाहजहानपुर में, गोरखपुर में, अयोध्या में, बस्ती में, ठीक है, बस्ती में, प्रयागराज में, कन्नौज में, फिरोजाबाद में, बदायूं में, औरई में, बहराइच में, सहारनपुर में, अंबेडकर नगर में, कानपुर। ठीक है जी। ये 14 कॉलेज इन शहरों में है, तो आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ये क्या है, ये थोड़े से अभी बने हैं, है ना, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं हैं। कोई 3 साल पुराना है, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 6 साल, 7 साल, है ना, मैक्सिमम 8 साल पुराने कॉलेजेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये कॉलेजेस भी बेस्ट हैं,
कैंपस भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका खुद का हॉस्पिटल भी है, मैक्सिमम का खुद का हॉस्पिटल है, ठीक है, बेस्ट है, सारी चीजें हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो क्या पता इनमें से कोई फर्स्ट नंबर पे आ जाए, ये वाली चीजें हैं, ठीक है जी। चलिए, तो आप इनमें भी ऑफ कोर्स एडमिशन ले सकते हैं, सुपर कॉलेज हैं। अगर उन 9 में से आपको कोई नहीं मिलता है, फिर आप इनको अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। सरकारी कॉलेज मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, सरकारी कॉलेज मिल जाए यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या वो 9 और क्या ये 14, 23 में से कोई भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और फिर आने वाले समय में अगर 48 कॉलेज हो गए, जैसे कि सरकार ने बोला है हमें कि भाई 48 कॉलेज हो जाएंगे, जल्द ही हो जाएंगे, तो इससे बेहतरीन तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा जो मैं आपको बोल रही हूँ कि नए कॉलेज बनने हैं, नए कॉलेज बनने हैं, अब जान लेते हैं कि वो नए कॉलेज बनने कहाँ वाले हैं। तो इन जिलों में चल रहा है नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, चलिए जी जिलों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, फिरोजाबाद, हरदोई, इटा, अमेठी, ललितपुर, बिजनौर, कौशाम्बी, गाजीपुर, प्रतापगढ़ और चंदौली, इन जिलों में काम चल रहा है। और नए जो बनने हैं, जिन 5 जिलों में नए निर्माण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति मिल गई है, उनमें से है देवरिया, कानपुर देहात, सोनभद्र, कुशीनगर और पीलीभीत, ठीक है जी। ये 5 जिले हैं जिनमें की अभी हमें परमिशन मिल गई है, और बाकी के जो हैं उनमें ऑलरेडी काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इन जिलों में भी बन जाता है तो आप ये सोच के देखो कि कितना, अभी भी 23 कॉलेज हैं, तो मतलब 2 जिलों पे 1 सरकारी कॉलेज ऑलरेडी है। बट अगर 48 कॉलेज हो जाते हैं, है ना, वैसे तो 27 कॉलेज का बोला था, लेकिन 25 का फाइनल है, जिनका जिले भी निर्धारित हो गए हैं। तो ये वाली बात है, अगर 48 कॉलेज भी हो जाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा चेंज है, हैं? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कितना बड़ा चेंज है? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा चेंज है। ये हो जाता है तो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, मतलब बहुत कम मार्क्स पे और बहुत ज्यादा बच्चों को, डबल स्टूडेंट्स को सरकारी सीट मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है जी। चलिए, आई होप सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब गवर्नमेंट जॉब्स, भैया हम बीएससी नर्सिंग क्यों करें, ये भी तो जानना जरूरी है कि मैम ऐसे ही बोल रहे हो आप तो, है ना। तो आप ये देखो कि सरकारी नौकरियां जो है ना, बेहद है, बेहद 50,000, 48,000, 47,000, 45,000, 43,000 तो मैं 2 सालों से देखती हुई आ रही हूँ। अभी भी लगभग 450, पौने 500 के समथिंग वैकेंसीज आई हैं, है ना। तो मतलब वैकेंसीज जो है 500, 600, 1000, 1200, 1500 तो आती रहती हैं, और बड़ी वैकेंसीज भी आती हैं, है ना। कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हो, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर सकते हो, ठीक है। पोजीशंस लाइक स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, है ना, मिडवाइफ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एम्स, है ना, ESIC हॉस्पिटल्स, है ना, स्टेट रन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इनमें आप लोग एज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में भी आप लोग काम कर सकते हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे। डिफेंस में जा सकते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, ठीक है, सोल्जर बन सकते हैं एज अ नर्सिंग, तो बहुत स्कोप है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आप लोग, जैसे कि NHM ये वाला मिशन चलता है ना, वहाँ काम कर सकते हैं। रेलवे के हॉस्पिटल्स में एज अ नर्सिंग आप काम कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, और भी बहुत सारे स्कोप हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि इसलिए आपने भाई BSc नर्सिंग की तरफ जाना चाहिए। बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शन है, सिर्फ एक नहीं, बहुत ऑप्शन है, ठीक है जी। अब BSc नर्सिंग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत जानना जरूरी है। अब चलिए जी, एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट्स आप लोगों को पता है कौन कौन से, फिजिक्स है, ठीक है जी, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है। मैम ये जनरल साइंस क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो मेन सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है ये 5 सब्जेक्ट, ठीक है जी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। इन पे फोकस करो। जनरल साइंस का बाद में बताऊंगी कि ये सब्जेक्ट मैम आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया क्या, तो हाँ बेटा ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस सब्जेक्ट से, कम से कम,
तो इसकी तैयारी भी करनी है। कैसे करनी है बताऊंगी। पहले देखिए फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं, पहले इनसे 40-40 क्वेश्चन आते थे, अभी आ रहे हैं 24-24 क्वेश्चन। ठीक है जी। और 40 और 24 में क्यों बदलाव किया गया? शायद इसलिए बदलाव किया गया कि स्टूडेंट्स को टाइम ज्यादा लग रहा है ना, और क्या हो रहा था, प्रिपरेशन में टाइम जा रहा था, कंफ्यूजन में टाइम जा रहा था, तो अब इन्होंने क्वेश्चन कम कर दिए और आपके क्वेश्चन पहले 40 थे, अब हो गए हैं जी 24। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। दूसरी बात है, पहले जो समय मिलता था वो 3 घंटे 20 मिनट का था, अभी जो है वो 2 घंटे 20 मिनट का है, 1 घंटा कम हो गया है, और आपके क्वेश्चन जो हैं वो हो गए हैं आधे। ठीक, ये मान के चलो। अब बात कर रहे थे हम जनरल साइंस की। फिजिक्स आपने 12th में पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा। आ जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि कम से कम 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे। बाकी के जो बचे हुए 14 क्वेश्चन हैं बेटा, वो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएंगे। क्या क्या पढ़ना है इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से समझनी है चीजें। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बताऊंगी नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में, इंग्लिश के बारे में बताऊंगी, क्या पढ़ना है, जनरल साइंस क्या है उसके बारे में बताऊंगी। होल्ड कीजिए। अभी सबसे पहले बेटा ये जान लेते हैं कि भाई आपको कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सबको अपनी कैटेगरी पता है, कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट। अगर आप लोग बेटा ओबीसी या जनरल से हैं, 85 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 120 नंबर में से आपको बेटा 120, यार ये पेन दिक्कत क्यों करता है, 1 सेकंड रुको बच्चे। 120 नंबर में से कम आपको 85 नंबर गेन करने ही करने हैं, एनी हाउ करने हैं, कोई नहीं रोक सकता। इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से हैं, 80 नंबर लाने पड़ेंगे। एसटी या फिर हैंडीकैप या फिर फ्रीडम फाइटर एनसीसी कोटे से हैं तो 55 नंबर। 120 में से कट ऑफ 120 में से ये मार्क्स आपने गेन करना है। जनरल ओबीसी का बच्चा है, 85 नंबर से ऊपर लेके आओगे सरकारी कॉलेज मिलेगा। ईडब्ल्यूएस एससी कैटेगरी का कोई है, 80 नंबर से ऊपर लेके आओगे मिलेगा आपको सरकारी कॉलेज। फिर आ जाता है अगर कोई एसटी कैटेगरी से है, हैंडीकैप है, फ्रीडम फाइटर से है, फैमिली से है, या फिर कोई एनसीसी कोटे से 55 नंबर लेके आओगे तो आप 55 नंबर से ज़्यादा लेके आओगे तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए और हो भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आ जाती है बात जी, रोज कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश, क्योंकि हमने मैम 12th में तो 3 ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिकॉज यही मेन होते हैं, टीचर्स भी बताते हैं यही मेन है। इंग्लिश तो हमने बस पढ़ा और फटाफट से कर दिया, लेकिन अब यहाँ जो इंग्लिश है वो भी 24 नंबर का आ रहा है ना, बराबर ही मार्क्स का है, क्या करें। तो इसके लिए आपने कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं आपको, इन पे फोकस करना है। पहला है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद है सिनोनियम्स, अपोजिट जो होते हैं एंटोनियम्स, न्यू वर्ड्स, चूज करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग चेक, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस। ठीक है, इन पार्ट्स पे आपने फोकस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, राइट। चलिए बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। सिर्फ इतने से पॉइंट्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो भी कवर करना है, लेकिन मेन फोकस आपको यहीं पे करना है, यहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है जी। डिसीज, जैसे कि इसमें कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बेटा। फिर वाइटल साइन जैसे टेम्परेचर, बीपी, हार्ट बीट। उसके बाद बायोकेमिकल स्टेरिलाइजेशन है ना, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हॉर्मोन्स, ब्लड ग्रुप, वैक्सीनेशंस, साइंस, सिम्टम्स, सिंबल्स, फुल फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस, फर्स्ट एड क्या होता है। और आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन, मतलब मैंने क्या बताया आपको, 10 क्वेश्चन जो हैं वो बायो से आएंगे, 14 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएंगे। मतलब जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप बायोलॉजी से ही सोल्व कर लोगे, कम से कम 10 क्वेश्चन,
ठीक है। बाकी के बचते हैं 14 क्वेश्चन, उनके लिए हमें ये पॉइंट्स तो तैयार करने ही करने पड़ेंगे। इनको अच्छे से समझ लेना, इनको अच्छे से जान लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, उसके बाद ही आप इसको क्लियर कर पाओगे इस वाले पार्ट को। भाई 24 नंबर का ये है, 24 का ये है, तो स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है, एक मैम आपने पॉइंट बताया था क्या हमें जनरल साइंस। अब ये जनरल साइंस क्या है, तो बेटा देखो, क्योंकि ये हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है दी, तो जनरल चीजें आएंगी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कम 4 क्वेश्चन फिजिक्स से, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 4 क्वेश्चन बायोलॉजी। ये आपके किससे आएंगे जी, ये आपके आने वाले हैं जनरल साइंस। अब यहाँ मैम जनरल साइंस कैसे काम करने वाली है, जनरल साइंस मतलब जनरल क्वेश्चंस, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेंगे लेकिन जनरल क्वेश्चन रहेंगे, वो आप क्लियर कर सकते हो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, लेकिन क्या होंगे वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्ट बेस होंगे। कंसेप्ट बेस जब वे क्वेश्चन होंगे तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और वो जनरल साइंस के अंदर काउंट होगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं डेली कितना पढ़ना है। इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है भाई, डेली कितना पढ़ना है ये तो जानना पड़ेगा हमें, है ना। जब यही नहीं पता होगा पढ़ना कितना है तो हम पढ़ेंगे क्या। तो आपको सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। स्टडी प्लान बनाओ, मुझे सुबह किस टाइम उठना है, किस टाइम से पढ़ने बैठना है, कब कौन सा वीडियो लेक्चर देखना है, कब मेरे को मॉक्स लगाने हैं, कब मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी मीन्स आज मैंने ये पॉइंट्स पढ़े हैं इस सब्जेक्ट, एक कॉपी बनाओ, ठीक है, आपने एक कॉपी बनानी है, ठीक है, एक नोटबुक बनानी है अपनी, उसके आपने जैसे 5 सब्जेक्ट आपके आने हैं तो आपको 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके अलावा इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपके आने हैं। पहले दिन 2 महीने का स्केड्यूल इनमें बनाना है, एक अच्छी सी कॉपी ले लेना हार्ड सी और उस पर 5 पार्ट बना लेना है, ठीक है। पार्टीशन आपको कर लेना है 5 सब्जेक्ट में, और 60 दिन के उसमें दिन लिख देना है कि डेट डाल देनी है, आज से शुरू कर दो, 60 दिन डाल लो, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 55 दिन है, 54 दिन है ना, तो एग्जाम डेट से, लेकिन फिर भी हम फिर भी 50 दिन का बनाते हैं, बिकॉज डेट थोड़ी बढ़ सकती है, या फिर आप अपने हिसाब से 40 दिन का बना लो। यार आज वीडियो देख रहे हो तो आप लोग 50 दिन का बना लो, 60 दिन का बनाना चाहते हो 60 दिन का बना लो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ कि 2 महीने का बनाओ, 2 महीने का बनाने के बाद 30 दिन 60 दिन का बनाओ, तो लास्ट के 15 दिन तो छोड़ दो, लास्ट 15 डेज, लास्ट के जो 15 दिन हैं, ठीक है, उनको छोड़ दो रिवीजन के लिए, ठीक। तो हम जो स्केड्यूल बनाते हैं वो बनाते हैं 45 दिन का। अब जब 45 दिन का हम स्केड्यूल बना रहे हैं तो उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, ना कोई संडे, ना कोई मंडे, ना कोई फेस्टिवल, ना कोई पूजा, ना कोई कोई भी नहीं, किसी के दुख में नहीं जाना, किसी के सुख में नहीं जाना, बीमार हो रहे हो बीमार होने नहीं देना, बाहर का नहीं खाना, घर का खाना है, ठीक है। तो अब आपने 45 दिन का डाटा लिखा होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 45 दिन की डेट मेंशन होनी चाहिए, आज ही बना लो, जैसे ही वीडियो देखोगे तुरंत बना लो, डेट लिख लो, ठीक है। पहले दिन जो पढ़ा फिजिक्स में लिखा, जिस भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है एक हफ्ता फिजिक्स पढ़ लिया एक हफ्ता केमिस्ट्री, नहीं, डेली फिजिक्स, डेली केमिस्ट्री, डेली बायोलॉजी, डेली नर्सिंग एप्टीट्यूड, डेली इंग्लिश। समय निर्धारित करो, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 5 घंटे सुबह पढ़ना है, 5 घंटे शाम को पढ़ना है, 10 घंटे हो गए। रिमेनिंग जो मेरे पास 4 घंटे हैं, 10 और 4 14, मैं 14 घंटे पढ़ने को बोलती हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलती हूँ। 4 घंटे मेरे को सेल्फ स्टडी पे देनी है, 2 घंटे सेल्फ स्टडी को दो, 2 घंटे मॉक टेस्ट को दो, बस खत्म। भाई 2 घंटे का तो पेपर ही होना है, तो 2 घंटे डेली दे सकते हो ना मॉक टेस्ट के लिए, 2 घंटे दो सिंपली मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट डेली एक सब्जेक्ट का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आप लोग भाई क्या करना है, डेली पढ़ना है, लिखना है उस कॉपी में। जब आपने लिख लिया मैंने ये पढ़ा है, फिर जब सेल्फ स्टडी करो उस टाइम वो क्वेश्चंस आपको पता है जो आपने पढ़े हैं, एक कॉपी लो, पेन लो, लिखना शुरू करो, ठीक है। उसके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मॉक टेस्ट जब लगाओगे वो लगाना, पहले थ्योरी तैयार करो, थ्योरी क्लियर होगी मॉक टेस्ट अपने आप लग जाएंगे, एमसीक्यूज अपने आप सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर। तो ये कॉपी बनानी है, जब 45 दिन बाद बेटा ये डाटा आपके पास होगा ना, जब खोल के देखोगे अच्छा ये वाला टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये 15 दिन में जब रिविजन करोगे ना, मजा इतना आने वाला है
इतना आने वाला है कि जबरदस्त मजा आएगा। मैंने आपको क्या बोला, 14 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे से ज्यादा मेरे को पढ़ाई आपकी चाहिए नहीं। सुबह 5 घंटे, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा, शाम को 5 घंटे, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा, 2 घंटे आपको देने हैं मॉक टेस्ट को, और 2 घंटे आपको देने हैं बेटा अपने सेल्फ स्टडी। खत्म, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, सरकारी कॉलेज मिलेगा आपको, सरकारी कॉलेज मिलेगा, दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। ये प्रोसीजर फॉलो कर लो। 12th आप करके आए हो, मैं नहीं करके आई अभी, आप करके आए हो ना 12th, आपने पढ़ा है ना 12th में, चाहे पेपर दिए हो अभी, चाहे पिछली साल 12th करी हो, आप लोगों ने की है ना, आप लोग इसी के लिए तैयारी कर रहे थे ना। फिर क्या हार्ड है, फिर क्या टिपिकल है, जो पढ़ा है उसी का पेपर देना है भैया। एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो भी कुछ नहीं है, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, वो कुछ नहीं है उसमें। डिसीज, बीमारियां सबको होती है, सबको पता है, ठीक है, हॉस्पिटल में काम कैसे होता है सबको पता है सब। और दूसरी चीज है वो जनरल चीजें हैं, बीपी कितना है और वाइटल साइन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये तो नाप सकता है यार कोई भी। सब्जेक्ट यही 3 है, इन पे फोकस करो। इंग्लिश है जो आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, ठीक, परेशान नहीं होना है, हर चीज बिल्कुल इजी लेनी है, इजी लेनी है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से शायद ही आपको कोई समझा पाएगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया है। इफ अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो, मैंने आपको बता दिया सरकारी कॉलेज कौन से हैं, प्रेफरेंस में क्या डालना है, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी कोई भी अपडेट आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, तैयारी कैसे करनी है। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी 3 सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन की वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। जल्दी ही हम अपनी ऐप पे हम प्ले स्टोर पे ऐप लेके आ रहे हैं बीएसपी साइंस के नाम से, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवाएंगे। किसके लिए, सीनेट के लिए। जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।